तो आज नया चैप्टर अभ्यास हम लोग शुरू होगा। सरल रेखा, सरल रेखाएं, यही है बेटा। सरल रेखाएं, अंग्रेजी में स्ट्रेट लाइन। अब ये हम लोग का नया अभ्यास शुरू हो गया, लेकिन शुरू होने से पहले जानकारी ले ली जाए कि इसके संबंध में कितना तुम्हें आ रहा है। ये निर्देशांक ज्यामिति का हिस्सा है, मालूम सबको। निर्देशांक ज्यामिति क्लास 9 से शुरू की गई है, उससे पहले थी नहीं। तो क्लास 9 में क्या क्या तुम इसके बारे में जान रहे हो, उसे लेते हुए तब इसे पहुंचा जाए। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचते थे क्षैतिज रेखा। ये क्या थी? क्षैतिज रेखा, जिसे हम कहते थे हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों नाम क्लियर रहना जरूरी बेटा, क्योंकि आवश्यकता सब पड़ती है, सब हमें मालूम है। तो क्षैतिज रेखा, ये लाइन हमने कहाँ खींची है बेटा? ब्लैक बोर्ड पे खींची है। इस समय कहाँ खींची है? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड है क्या? एक तल है। ब्लैक बोर्ड एक तल है। तो तल पर हमने एक लाइन खींची जो कि क्षैतिज रेखा खींची। इसी को हमने कह दिया कि ये एक्स अक्ष है, यानी तल पर खींची गई क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष कहलाती है, और हम लोग इसे एक्स अक्ष कहने लग गए। फिर अगला नंबर आया, क्षैतिज रेखा पर उसी तल पर हमने एक लंब रेखा खींची। तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ये कैसी रेखा थी? ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन, ये खींच दिया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, वो वर्टिकल लाइन खींच दिया। इसे हमने वाई अक्ष कह दिया। अब तल पर वो कितनी लंबी खींची, ये तो हमने कहा नहीं। तो रेखा की लंबाई की बात करें तो अनंत है, वो तल पर अनंत से अनंत तक जा सकती है। वो लाइन पृथ्वी पर लाइन खींच दी, एक कोने से एक कोने तक। तुम लोग देखते हुए अक्षांश देशांतर चीजें भूगोल में बचपन में देख रहे होंगे, पढ़ा जाता है। यानी हमने इस तल को पूरा एक क्षैतिज रेखा से काट दिया। तो अगर हम ऊर्ध्वाधर खींचेंगे तो पक्का हो कहीं ना कहीं तो उसे काटेगा ही। तो उसने उस ऊर्ध्वाधर रेखा ने इसे इस स्थान पर काट दिया। अब इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हमने क्या कहा? वाई अक्ष। तो तल पर खींची गई क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष, और तल पर खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, दोनों नाम हो गए। दोनों का जहां मिलन हुआ, कटान बिंदु हुआ, उसका नाम मूल बिंदु। उसका नाम क्या होगा बेटा? मूल बिंदु, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा? ओरिजिन। हो गया मूल बिंदु। ये तुम्हें जानकारी है। अब जब ये हमारा कंप्लीट सिस्टम बन के आ गया, ठीक बेटा, अब ये सब नंबर हटा दिए, नाम से परिचित हो गए। अब ये पूरा सिस्टम जब हमारा बन के आ गया, तो ये रेखा अनंत से अनंत को जा रही थी, कह दिया एक्स डैश है। इधर भी अनंत से अनंत तक जा रही थी, इसे क्या कह दिया? एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये भी कह दिया। इतना तो सब लोग सहमत है। जब ये बन के आ गया, तो इस पूरे जो आकृति है, जो भी बन के आया, स्थिति इस समय जो है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम, एक नाम तो है, ये x है और ये क्या है? y है। दोनों हैं कहां? तल पर हैं। दोनों कहां हैं? तल। एक नाम हो गया एक्स वाई तल, एक्स वाई तल हो गया। और दूसरा नाम इसको दे दिया गया कार्तीय तल। कार्तीय तल, ठीक है ना? कार्तीय तल की अंग्रेजी होती है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। तो एक्स वाई तल भी इसका नाम है, इसका नाम कार्तीय तल भी है, और इसे हम निर्देशांक अक्ष, लेकिन किताब में लिखा मिलेगा निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक
लिखा मिलेगा। निर्देशांक अक्ष भी कहते हैं और निर्देशांक का अक्ष। तुम लोग हिंदी भी पढ़ते हो हिंदी में, हिंदी में संधि भी पढ़ते होगे। तो अ धन अ मिलके क्या बन जाता है? आ बन जाता है। दीर्घ संधि होती है ना। तो ये निर्देशांक और अक्ष मिलकर निर्देशांक का अक्ष। तो जो नाम ये है वही नाम ये है, वही नाम ये है, वही नाम। इस पूरे सिस्टम को हमने क्या कह दिया? निर्देशांक अक्ष कहें चाहे एक्स वाई तल कहें, तो कुछ तो नाम देना होगा। तल है, तल का नाम हो गया। कितनी चीजें सबने पढ़ रखी थी। अब इसके बाद आए, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। ये भी मालूम है, इसके बारे में मालूम है। अब यहां पर ये तो अब हम तल हो गया। अब तल पे किसी बिंदु का निरूपण आएगा, किसी बिंदु का। तो हमने बिंदु यहां ले लिया और उसका नाम रख दिया P। इस समय इसका निर्देशांक जो होगा वो धनात्मक में होगा, क्योंकि हमने कहा यहां पर दोनों धन होते हैं, यहां पर ऋण और धन होता है, यहां ऋण कामा ऋण होता है और यहां धन कामा। ये मालूम सबको? ये मालूम। अब इसमें हमने इसका निर्देशांक x कामा y कह दिया। तो बिंदु का क्या होता है? निर्देशांक। जब भी निर्देशांक ज्यामिति जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे कहेगा बिंदु, तो बिंदु को हम तभी प्रदर्शित कर पाएंगे जब तक वो उसका निर्देशांक नहीं देगा। नहीं तो बिंदु बिंदु है, ठीक है, होगा कुछ होगा। तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है? निर्देशांक की। तो जिस ब्रांच को हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां पर किसी बिंदु को कहने के लिए उसके किसकी आवश्यकता होती है? निर्देशांक की। तो बिंदु P है, यहां है, प्रथम चतुर्थांश में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसका निर्देशांक दोनों धनात्मक है, x कामा y है। जहां x को क्या कहते हैं? x को भुज कहते हैं। ये क्या है? भुज है। और y क्या है? कोटि है। तो मालूम है बेटा ना? अंग्रेजी में इसे एब्सिसा कहते हैं और इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। ये भी है बेटा, क्लियर है? तो ये भुज है, ये कोटि है। इसका मतलब यहां भुज और कोटि दोनों धनात्मक होते हैं। यहां भुज ऋणात्मक होता है, कोटि धनात्मक होती है। यहां भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं और यहां भुज धनात्मक कोटि ऋणात्मक। पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा है। यूज होगा, बोला जा रहा है, इसका मतलब नहीं है कि केवल पीछे पढ़े थे छूट गया, है ना। ये बिल्कुल यूज होगा। अगर टेबल रटे थे बचपन में तो 20 तक की रटवाई गई थी, लेकिन यूज कितनी हो रही? 9 तक की। अब बिना उसके एक को कर पाओगे प्रोडक्ट। तो इसलिए निर्देशांक ज्यामिति का पहाड़ा है ये उसकी टेबल है। अगर ये नहीं समझ में आ रही है तो एक भी सवाल हिलेगा नहीं आगे। तो कंप्लीट जानकारी बहुत जरूरी है उसकी। तो यहां से हम लोग आए बताइए x कामा y है। अब प्रश्न उठा कि ये जो x कामा y है, इसमें x आपने भुज कहा और y कोटि। तो x है कहां से कहां तक की दूरी? ये कैसे हम निर्धारित करेंगे कि ये x है? ठीक बेटा ना? हाँ बेटा बोलना, कैसे निर्धारित करेंगे? P से या सच पर लंब डालें। बहुत बढ़िया। बिंदु P से एक लंब खींचा जाएगा और वो लंब हमारा x अक्ष के बिंदु A पर आया। तो बिंदु P से x अक्ष पर लंब खींच दिया गया और वो यहां तक पहुंचा। ऐसी स्थिति में मूल बिंदु से हर दूरी का निर्धारण कहां से हो रहा है? मूल बिंदु से। मूल बिंदु से इस बिंदु A की दूरी x कहलाई और ये जो लंब था इसकी लंबाई y कहला गई। वैसे इसके लिए भी यही शब्द कह सकते थे कि हमने यहां से y अक्ष पर लंब खींचा, तब यहां से यहां तक की दूरी y हो गई। तो ये भी लंब दिए, आकृति एक आयत हो जाती। आयत में आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती, जिसके कारण ये क्या बन जाता? इतना लंबा याद करने के बजाय सबसे आसान है, जैसा भी इसने कहा कि इस बिंदु से यहां लंब खींचा, जहां काटा मूल बिंदु से दूरी x और जो लंब आया था वो क्या? याद रहेगा हमेशा, क्योंकि हमें तो हमेशा यूज करना है। तो याद हो गया। अब यहां तक समझ में आगे सकते कि किसी बिंदु का निर्देशांक होना जरूरी है। उस निर्देशांक के इन निशानों को देख के हम जान जाएंगे कि वो कहां पर है स्थित। और बाकी रही दूरी का आकलन, तो दूरी उसी हिसाब से जैसे ग्राफ पेपर में देख करके हम खाने गिन करके बना लेते हैं।
और ऐसे है तो एक अंदाज से ले लिया जाता है पैमाना, लगभग इतना ये है और बना लेते हैं हम लोग, ये निर्धारण वहां था। अब इसके बाद जितना हम लोग ये बोले हैं अभी इसे लिखने जा रहे हैं। देखो बिंदु P का निर्देशांक, इसे क्या कहा हमने, निर्देशांक। कितना है बेटा, कैसे लिखते हैं, x कामा y। तो निर्देशांक को कामा करके लिखते हैं। भुज कामा कोटि, अगर बोले भुज कितना है, x है, कोटि कितनी है, y है। P से PA लंब OX यानी x अक्ष पर, PA लंब खींचा किस पर, एक गणितीय भाषा है, x अक्ष पर लंब खींचा, खींच दिया। तो OA बराबर कितना होगा बेटा, x तथा AP, ऐसी स्थिति एक जगह और आई थी बेटा, हम लोग इससे पहले समय संख्या पढ़ रहे थे, वहां इतनी चर्चा हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है, इतनी चर्चा वहां भी हो चुकी थी। वहां इसे हम समिश्र तल कह रहे थे, आर्गन प्लेन भी कह रहे थे, है ना। तो वहां था, अभी वेक्टर में भी आएगा, तब इसे हम सदिश तल कहने लगेंगे। तो इस समय ये इतनी जानकारी सबको है, इतने कोई संदेह नहीं। अब इसमें फिर हम लोग का जब ये आ गया, इतनी जानकारी हो गई, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी थी, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, उसे भी देख लेते हैं और फिर सीधे अपनी सरल रेखा पे आ जाएंगे हम लोग। दो बिंदु हैं, एक बिंदु P है x1 कामा y1 और दूसरा बिंदु है Q x2 कामा, ये हमारे दो बिंदु हैं जो कि निर्देशांक अक्ष के ऊपर हैं, इनके बीच की दूरी बताना है। तो बिंदु P ये है, बिंदु Q ये है। अभी इसने बताया था कि भुज और कोटि की जानकारी देने के लिए हम उस बिंदु से पहले लंब खींचते हैं। तो हमने बिंदु P से लंब खींचा और इसने x अक्ष को कहां काटा, एक पर। ये दूरी कितनी हो गई, x1, और ये दूरी कितनी हो गई, y1। ठीक वही काम यहां भी किया, यहां पे हमने लंब खींच दिया और ये लंब आया कहां, बिंदु B पर। अब यहां पर जरा निरूपित करनी, यही है आपकी मूल बिंदु से दूरी, ये वाली होगी बेटा ना, ये x2 होगा, देखो यहां से यहां तक x2 होगा ना, और ये कितना होगा बेटा, पूरा y2 हो गया। सभी लोग सहमत हैं, यहां तक हो गया, ठीक है। अब जब इतना बन गया तो बिंदु P से एक लंब हम लोगों ने फिर P से खींचा, किसके ऊपर, BQ के ऊपर। देखो ये लंब कहां खींचा, तो पहले हम बोले थे लंब ये खींचा तो ये 90 अंश था, फिर लंब ये खींचा ये 90 अंश था, दोबारा यहां से लंब ये खींचा, ये हमने कह दिया 90 अंश है। अच्छा है, इधर कह दिया 90 अंश, दोनों में से कहीं बोल सकते हैं ना, ये 90 अंश हो गया। और इसका नाम रख दिया हमने R। तो हमने PR लंब किसके ऊपर खींच दिया, BQ के ऊपर। सहमत है सब जी? तो पूरा लिखने जाओ, तो बोल चुके, लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद जरा इसे इधर लिखते हैं, P x1 कामा, अब हमने PQ को मिला दिया, PQ को हमने मिला दिया। अब तुम देखो यहां से, ये हमारा P है x1 कामा y1, ये Q है x2 कामा y2, लंब खींचा x1 y1 और लंब खींचा x2 और y2। अब तुम देखो ये हमारा, अब इसे अंदर से यहां से लिख दे रहे हैं, ये अंदर ये हिस्सा कितना था बेटा, यहां से यहां तक y1। तो इसका मतलब अंदर ही अंदर ये हिस्सा कितना हो गया, क्योंकि ये एक आयत बन गया ना, ये 90 अंश, ये 90 अंश, 190 अंश, तो एक आयत हो गया। तो ये y1 है तो ये भी y1 हो गया। लेकिन पूरा ये था कितना, यहां तक ये y2 था, तो ये अंदर कितना बचा, y2 माइनस y1। सभी लोग सहमत हो बेटा ना, y2 माइनस y1, तो सही है, y2 माइनस y1 हो गया। कौन y2 माइनस y1 हुआ, QR, y2 माइनस y1 हो गया। और अब इसके बाद PR की बारी है, तो ये आयत है तो ये PR AB के बराबर है ना,
जितना ए बी है उतना ही ये हमारा पी आर भी है। ए बी की बारी आई तो ओ बी में से ओ ए घटा दिए, कितना आया? ये कितना आया बेटा बीच वाला? x2 माइनस x1 आया। यहां से यहां तक सभी लोग सहमत हैं? इस रिजल्ट के कारण ये दूरी हमारी कितनी हो गई? x2 माइनस हो गया। सही है, समझा रहा सबको? आगे x2 माइनस। हाँ बेटा इसमें नहीं दिख रहा है। कहां पे? वीडियो में ऊपर। तो ये हमारा कितना हो गया बेटा? ये x2 माइनस x1 है। इस समय थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा ये, जो कि फिगर में है। तुमने देखा कि ये लंब है, ये लंब है, पी ए लंब है x अक्ष पर, क्यू बी लंब है y अक्ष पर, और P से पी आर लंब है बी क्यू के ऊपर। तो इस तरीके से तुम्हारा पी आर बी ए तो एक आयत है, आमने सामने भुजाएं समान हो गई। तो हमारा पी आर बराबर है ए बी, और ए बी हमने कहा x2 माइनस x1 है, तो पी आर हो गया, जो कि यहां लिखे हैं, थोड़ा हल्का दिख रहा होगा। ये x2 माइनस x1 है, ठीक बेटा। और ये हिस्सा y1 जानते हैं y2 माइनस y1 है। इस समय हमारे पास एक त्रिभुज बन के आ गया। यहां से हटा देते हैं इसे, ये यहां नीचे लिख देते हैं। ये कितना बेटा? x2 माइनस, तो पी आर क्यू, इस समय हमारा जो त्रिभुज पी आर क्यू है, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज आते ही बचपन से प्रमेय पढ़ने में किस गणितज्ञ से परिचय हुआ था? पाइथागोरस जी से परिचय पहले हुआ था। तो पाइथागोरस आ गए, जिसमें लंब कण और आधार पर बात की गई है। तो उसके अनुसार अगर ये समकोण त्रिभुज है तो भुजा पीक्यू जो कि कर्ण है उसका वर्ग बराबर पी आर का वर्ग धन क्यू आर का। क्यों बेटा? सही है, ये होता है। अब कितना हो रहा है तो हम यहां लिखते हैं। तो पी क्यू का वर्ग बराबर पी आर, देखो बेटा कितना है? x2 माइनस x1 और y2 माइनस। तो जब हम पी क्यू बोलेंगे तो कितना हो गया? अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। आज की बात से फार्मूला, दूरी का फार्मूला हो गया, वो लोग पढ़े थे। ये सब जानकारी तो है, ठीक है ना। तो पीछे दूरी का फार्मूला है, फिर वहां सेक्शन फार्मूला भी था, उसको भी लिख लेते हैं, हटा दिया जाए इसे। एक बिंदु P है x1 कामा y1, दूसरा बिंदु Q है x2 कामा y2। इसे कोई, इसको मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु R है जिसे कहते हैं x कामा y है। R क्या है? x कामा y है। M1 और M2 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है। किसमें कर रहा है? तो अंतः विभाजन के समय में तो R x कामा y कामा बिंदु P x1 कामा y1 तथा Q x2 कामा y2 को M1 अनुपात M2 में क्या करता है? अंतः विभाजित करता है। तो इस बिंदु का x क्या है? भुज है ना, उसका मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 धन m2। हम लोग याद किए हुए हैं, पूरे इसके कैसे आया है जरूरत नहीं निकालने की, वो भी निकल जाता है, ये याद रखना है, आवश्यकता पड़ेगी। और y बराबर हो गया m1 y2 धन m2 y1 अपान m1 धन m2। यह हुआ अंतः विभाजन। अब यही बाह्य विभाजन भी हो सकता था, अगर यही चीज हमारी क्या हो जाए? बाह्य विभाजन। यहां हमने लिख दिया बाह्य विभाजित करता है। तो बाह्य विभाजित अगर करता है तो कुछ नहीं, सीधे यहां बीच में एक माइनस, यहां माइनस,
इतना ही ना, याद करना आसान है। अंतर विभाजन में M1X2 प्लस N2X1 था, तो बाहर में माइनस आ गया। हाँ, एक चीज ध्यान जरूर रखना, यहाँ M1 है तो यहाँ M1 होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग उल्टा याद रखते हैं, कहते हैं M2X1 धन M1X2 याद करते हैं और नीचे लिखते हैं M1 धन M2। उस समय माइनस करोगे तो ऋण की गड़बड़ी आ जाएगी। इसलिए हमेशा एक हैबिट डाले रहो, यहाँ M1 पहले बोल रहे तो यहाँ भी M1 पहले ही बोलने की आदत डाले रहो, तो मिस्टेक ऋण चिन्ह की नहीं होगी। ये हो गया बाह्य विभाजन अंतर विभाजन दोनों हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं अपना मूल टॉपिक, सरल रेखा। सरल रेखा का प्रारंभ तो पहले ही हो गया। सबसे पहले आज जब हम लोगों ने शुरू किया तो सबसे पहले क्या बोला गया बेटा? शुरुआत होते ही मेरी संज्ञा मिति की सबसे पहले हम लोग क्या बोले? हाँ, उसको पूरा बोले क्या थे? हाँ बेटा, क्षैतिज तल पर खींची क्षैतिज रेखा। रेखा नाम तो पहले ही आ गया। पहली रेखा कौन है? क्षैतिज एक्स अक्ष। पहली तो एक्स अक्ष ही हो गई। पहली रेखा कौन सी हो गई? एक्स अक्ष हो गई ना? अच्छा, रेखा के बारे में और क्या कहा जाता है ये भी जानते रहो, लिख लो। रेखा निश्चित दिशा में गमन करने वाले बिंदु के बिंदुपथ को सरल रेखा कहते हैं। निश्चित दिशा में गमन करने वाले बिंदु के बिंदुपथ को सरल रेखा कहते हैं। होगा बेटा? अब तुमने एक चीज देखा कि हमने ये बताया कि सरल रेखा बनी कैसे, तो तुम लोग फिजिक्स भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ते हो। फिजिक्स भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन होता है, वहां दोनों चीजें कॉमन होती है। तो ये बताओ सबसे छोटे पार्टिकल को वहां क्या कहते हैं? केमिस्ट्री और फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो, सबसे छोटा पार्टिकल कौन होता है? सबसे छोटा पार्टिकल? हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उससे छोटा कोई नहीं होता ना। सबसे छोटे पार्टिकल हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो वहां अगर छोटा पार्टिकल कहे वहां पहुंचे, तो गणित में भी तो छोटा पार्टिकल होता है। गणित में सबसे छोटा पार्टिकल पॉइंट, बिंदु होता है। तो यानी यहाँ पर हम किसी भी चीज का निर्माण अगर करेंगे तो बिंदु से करेंगे, और वहां कोई भी चीज बनी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी है। लेकिन गणित में कोई चीज बनी है तो किससे बनी है? बिंदु से बनी है। तो बिंदु का होना अनिवार्य है। तो बिंदु हो गया। और यहां हमने क्या कहा? बिंदु है। अब कोई भी आकृति ले लो, बिंदु से बनी है। अब ये बिंदु तुम्हारा निश्चित दिशा, जैसे हमने कहा यहां से उत्तर दिशा में बिंदु जा रहा है, निश्चित दिशा में जा रहा है। ये बिंदु है, बिंदु गए। अब बिंदुओं को मिलाने से जो रास्ता बना उसे क्या कहते हैं? बिंदु पथ। बिंदुओं से बना रास्ता। तो ये हमने जैसे मिलाया इस रास्ते को, यही रास्ता क्या कहलाया? सरल रेखा। जैसे देखते होगे कि कुछ रास्ते तो तुम लोग सब जानते हो कि एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, और फिर आते आते चक रोड भी आ जाती है लास्ट में, खेत के किनारे वाले रास्ते को। उसके बाद भी एक रास्ता होता है जो कि खेत बोया हुआ है, और खेत बोया है और उस बोए खेत में से लोग चलना शुरू कर देते हैं, एक लाइन पूरी तैयार हो जाती है, उसमें वो लंबी सी लाइन दिखती हो, कोई फसल उसमें नहीं रहेगी लेकिन दूर से दिखेगी कि कोई रास्ता है। जैसे परमानेंट रास्ता नहीं है, टेम्परेरी रास्ता। उस रास्ता को क्या कहते हैं? पगडंडी कहते हैं। उस रास्ते का नाम क्या होता है? पगडंडी। नाम सुने होंगे। तो पग यानी पैर, चलने से जो रास्ता बन के तैयार हो गया, पगडंडी। तो ऐसी बिंदु के चलने से जो रास्ता बना वो बिंदु पथ। और वो बिंदु पथ भी किस प्रकार का? जब वो निश्चित दिशा में जाए तो वो पथ जो है सरल रेखा कहलाई। यानी यहाँ पे चाहे हम जितने भी आगे वृत्त पढ़ेंगे, चाहे परवलय कोई भी पढ़ेंगे,
हर आकृति गणित की निर्मित किससे होती है? बिंदु से ही होती है, और उसके गमन करने का सिद्धांत ही बदलता जाएगा। उस सिद्धांत के आधार पर उसकी अलग अलग आकृतियां हमारी बनती जाएंगी, हर आकृति उसी सिद्धांत बनेगी, है ना। तो यहाँ पर सिद्धांत क्या था? निश्चित दिशा में गमन करने से। तो गमन कौन किया? बिंदु।